बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन MCQ नंबर फर्स्ट से आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक तो मैंने आपके कमेंट्स नहीं देखी, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। लेक्चर के साथ साथ जब मैं लेक्चर करता हूं तो इसके साथ साथ अपना नोटबुक भी ज़रूर देख लीजिए। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर PMC के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करूँ MCQs। शायद MCQs में हर टॉपिक में मैं तो कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक से कुछ ना कुछ ऐसे MCQs निकालूं और आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपका जो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो जाए। इसी तरह जो मैंने कल आपको ग्राफ्स डिस्कस की थी और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था। उसने MSc फिज़िक्स मेरे ख्याल में उसने किया था। उसने इसके बाद मुझे बताया क्वेश्चन नंबर 4 में, कल वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने उसको शेयर किया है उसके पास। और इसी तरह अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, ग्राफ्स में हो या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हो या MCQs में हो या आपकी थ्योरी में हो, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। MCQs नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। MCQs नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि when a body is thrown upward in gravitational field, which of the following graph represents the motion of that body? यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक बॉडी है और बॉडी को फेंक दिया गया, ऊपर की तरफ फेंक दिया गया इन ग्रेविटेशनल फील्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ दैट बॉडी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने थ्रू किया, ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने थ्रू किया, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर ऊपर जाकर एक पॉइंट पर ये ओवरटर्न करेगा और टर्निंग के बाद ये वापस ज़मीन की सरफेस पर आ गिरेगा जहाँ से मैंने फेंक दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास पॉइंट A है, ये मेरे पास पॉइंट B है, जहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 हो गया और वापस पॉइंट C तक आ गया। तो ये मैंने ग्राफ इसके मोशन का ड्रा किया। आपके ख्याल में इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट इसी मोशन को रिप्रेजेंट करता है? इस मोशन को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? आपके ख्याल में सोचिए। जब भी मैं सवाल पूछता हूं तो इस पर सोच करने के बाद आप ख़ुद डिसाइड कीजिए। मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिए, फिर आपको पता लगेगा। चलो आगे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंसेप्ट है और कंसेप्ट ये है, इंशाल्लाह इसके साथ जितनी भी रिलेटेड कंसेप्ट है ये भी मैं इंशाल्लाह वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है, पहले आप ये मोशन को ड्रा कीजिए और मोशन के बाद इस पर सोच कीजिए। इसके बाद आपको पता लगे कि इसमें कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है, इसी मोशन को। ये बाल तो पहले ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये बाल जो है, इसके डिस्प्लेसमेंट, यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होता है, लेकिन इसकी वेलोसिटी इनिशियली ज़्यादा होगा और जो ये ऊंचे यहाँ पर ये पहुँचता है, तो ऊंच पहुँचने के बाद यहाँ पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा जो हाईएस्ट पॉइंट है, ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पर पहुँचकर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी? शाबाश, वेलोसिटी 0 होगी। मतलब ये है कि जहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्या होगी? शाबाश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। इसी तरह ये वापस यहाँ पॉइंट B से मोशन शुरू करेगा और जो ये नीचे की तरफ आता है तो ये इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। मतलब यहाँ पर जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड सरफेस इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ये फिर ये इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर होगा, मतलब फिर ये मैक्सिमम होगा। समझ आ गई बात? ओके, तो हम इसी ग्राफ में देखेंगे कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि इसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है और मैक्सिमम पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम कवर होता है तो इसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और इसके बाद एक बार फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और जस्ट बिफोर टचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी वेलोसिटी वंस अगेन इट बिकम्स मैक्सिमम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? फर्स्ट नंबर की तरफ आई जाए, शाबाश। फर्स्ट नंबर हमारे पास है, ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान रिप्रेजेंट किया है। इधर देखिए,
पहली बात तो ये है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? शाबाश। जिन स्टूडेंट ने वो कल वाला लेक्चर सुना होगा, इनको याद होगा, याद रखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा क्वांटिटी आपको देता है, पता है? हाँ, आपको पता है। किस तरह इसको फाइंड करेंगे? इसके स्लोप से फाइंड करेंगे। स्लोप का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, शाबाश, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये वाला क्वांटिटी डिवाइड बाय ये वाला क्वांटिटी स्लोप कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या क्या मतलब है इसका? ये वेलोसिटी है। मतलब ये है कि ये वाला क्या है? मतलब ये है ये स्टूडेंट्स कि ये पहला ग्राफ जो है ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा ये वेलोसिटी वाला मोशन है। और ये हमारे पास वेलोसिटी वाला मोशन नहीं है, बल्कि जब आप किसी बॉडी को फेंकते हैं किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। और आपको पता है डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इसमें जो पैदा होता है ये बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन पैदा होता है। और एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। शाबाश, अभी समझ आ गया? शाबाश। तो ये वाला ग्राफ जो है इसी मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता पता है? इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये तो वेलोसिटी वाला, ये पहली बात तो ये है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम ऐसा ग्राफ इसमें देखेंगे जो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलो फिर भी इस पर सोच करते हैं। वेलोसिटी को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वक्त के साथ साथ देखिए इसका स्लोप जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये ऐसा वेलोसिटी वाला मोशन है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर जीरो, और फिर वापस यहाँ पर आकर ये फिर जीरो हो जाती है। ठीक है, तो this graph is not the correct answer. This graph does not represent the motion of the freely falling body which is thrown upward and once again it comes back. Okay, no, ग्राफ नंबर बी की तरफ आते हैं। ग्राफ नंबर बी में आप देखिए ये हमारे पास टाइम एक्सेस है, ये हमारा वेलोसिटी। शाबाश, स्लोप फाइंड करें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सी क्वांटिटी आपको देती है? शाबाश, कौन मुझे बताएगा? वेरी गुड, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप इससे स्लोप फाइंड करें। स्लोप फाइंड करने का मतलब है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम से आपके पास आएगा एक्सेलरेशन आएगा। शाबाश, मतलब ये है कि इसी ग्राफ में सोच भी करेंगे। ठीक है, इसी ग्राफ में भी सोच करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इन तीनों ग्राफों में अभी सोच करेंगे। शाबाश। हाँ, यहाँ पर सोच कीजिए जो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा सोच कीजिए। पहली बात तो ये है, जब जो आप ये बॉडी इधर देखिए, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है, और ये भी हमें पता है कि इसी मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलो ये दूसरे पहलू को देखते हैं। दूसरा पहलू ये है कि जो ये बॉडी ऊपर जाती है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इधर देखिए, व्हाट इज हैपनिंग। शाबाश, कौन मुझे बताएगा? कौन बता सकता है? कौन सकता है? मैं बताऊंगा। ठीक है, इधर टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी टू इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये है दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द दिस बॉडी। ओके, नो लेट्स कम टू द ग्राफ नंबर सी। शाबाश, इधर देखिए, शाबाश। ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और मैंने पहले भी बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गई है बात? ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए टाइम तो गुजरता है, और टाइम के साथ साथ जो टाइम गुजरता है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और एक ऐसा टाइम पहुँचता है जहाँ पर इसकी वेलोसिटी एक ऐसे टाइम के बाद जिसको आप कहते हैं हाफ टाइम। ये देखिए टोटल टाइम, ये हमारे पास टोटल टाइम है, और टोटल टाइम में ये हाफ टाइम पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। शाबाश, यहाँ पर हाफ टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? वेलोसिटी जीरो बन गई है। लिहाजा, और फिर यहाँ से देखिए, और हाफ टाइम के बाद जो टाइम गुजरता है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट गुजरने के बाद, टाइम गुजरने के बाद एक बार फिर वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और कब तक इंक्रीज होती है? जितना पहला इनिशियल वेलोसिटी था, स्टार्टिंग पॉइंट वाला वेलोसिटी था, इसी तरह ये फाइनल पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी यही होगी। इसका मतलब ये है कि ये वाला ग्राफ, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी विच इज़ थ्रोन अपवर्ड इनिशियली। ये वाला ग्राफ एक ऐसी मोशन को रिप्रेजेंट करता है जो आपने पहले थ्रो किया है, और इसके बाद वो फ्रीली ये मोशन करता है ज़मीन की तरफ। और यहाँ पर देखिए, इसको भी चलो डिस्कस करते हैं। अगर चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन ठीक होगा या दो ऑप्शन ठीक होंगे, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि बोथ दिस वन एंड दिस वन।
इसमें तो वैसे भी नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर डी को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, डियर स्टूडेंट्स, टाइम तो गुजरता है लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी तो इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब ये हमारे पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब ये है दिस इज़ नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, द स्लोप इज इंक्रीजिंग। जिसका मैंने कल आपको बताया था, जिसका स्लोप इंक्रीज़ होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होता है। स्लोप अगर इंक्रीज़ होता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? शाबाश। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इंक्रीज़ होता है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। शाबाश। अगर स्लोप किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिक्रीज़ होता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होता है। पहली बात तो यह है, इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होती है और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, मैंने आपको बताया 9.8 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है। दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास इसमें वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती है, अगरचे यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। चलो ठीक है, समझ आ गई बात? गुड। और यहाँ पर जो सवाल है, कुछ स्टूडेंट्स इस्लामिया कॉलेज की भी है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं और कल उन्होंने मुझसे कुछ सवालात भी की थी। ये सवाल जो अभी नेक्स्ट सवाल है MCQ नंबर 2 जो है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं। MCQ नंबर 2 है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक MCQ में कम से कम 3, 4, 5 MCQ जितनी भी एक MCQ के साथ रिलेटेड टॉपिक्स है वो सारे के सारे क्लियर करूंगा और इसको क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा। जो मेरे जहन में आते हैं, जितनी भी इसके साथ रिलेटेड हिंट्स और टॉपिक्स रिलेटेड आइडियाज़ होते हैं, तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करूंगा। इसका मतलब ये है कि हम जितनी MCQs डिस्कस करते हैं, 5-10 MCQs तो डेली हम डिस्कस करते हैं, लेकिन 5-10 का मतलब है कि हम कम से कम 15-20 या 30 MCQs डिस्कस करते हैं डेली, क्योंकि एक टॉपिक के साथ और भी मुख्तलिफ एक MCQs में हम और टॉपिक्स भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। हाँ, MCQs नंबर 2 जो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ज़बरदस्त MCQs है, इंशाल्लाह भी आपके MCQs सुनने के बाद आपका कंसेप्ट आपके कंसेप्ट में इंशाल्लाह बड़ा चेंज आएगा, इंशाल्लाह मुस्बत चेंज आएगा। चलो MCQs नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? शाबाश, सोच कीजिए डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को पास कीजिए। When acceleration is decreasing, then velocity may increases. डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो एरो किया है और नीचे की तरफ, इसका मतलब है डिक्रीजिंग, और जो मैंने एरो किया है जिसका अपवर्ड एरो है, ये इसका मतलब है इंक्रीजिंग। ठीक है, डाउनवर्ड एरो डिक्रीजिंग, अपवर्ड एरो इंक्रीजिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट के तौर पर। ओके, क्या इसमें कौन सा पॉसिबल है? क्या एक्सेलरेशन ये पॉसिबल है कि इस एक मोशन में एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है और इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है? क्या ये पॉसिबल है? सोच कीजिए। चलो आगे जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है और वेलोसिटी डिक्रीज होती है? क्या ये पॉसिबल है? व्हाट कैन यू थिंक? हाँ हाँ, क्वेश्चन सी ऑप्शन में आते हैं, एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है और वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। और चलो मैं यहाँ पर एक और भी लिखता हूँ, इसके साथ C2 लिखता हूँ। C2 का मतलब है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, देन द वेलोसिटी में डिक्रीजेस। क्या ऑप्शन C2 में मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या ये मुमकिन है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है, वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है? ये मुमकिन है? डी की तरफ आते हैं। व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट स्टिल द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगरचे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और फिर भी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन है। इसमें कौन सा मुमकिन स्टेटमेंट है, ये इसको आपने सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और ई हमारे पास है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट स्टिल द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ओह वर्ड स्ट्रेंज दीस स्टेटमेंट्स आर। गुड। आपके ख्याल में कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट होगा और कौन सा इनकरेक्ट होगा? और ऑप्शन नंबर F में आल लिखा है। मैं तो कहता हूँ आपके कहने से पहले कि इसमें, चलो मैं डिस्कस करने के बाद आपको कहता हूँ, आप खुद कहिए। डियर स्टूडेंट्स, क्या ये मुमकिन है वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है और वेलोसिटी इंक्रीज होती है? चलो, यस इट इज़ पॉसिबल। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास, आपने पेंडुलम वाला मोशन पढ़ा है? पेंडुलम वाला मोशन, ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मोशन करता है, दो पॉइंट्स के दरमियान मोशन करता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान मोशन करता है। ठीक है, जो एक ये बॉडी यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ पर है, और ये जो बॉडी, ये पेंडुलम जो है जी, ये मीन पोजीशन की तरफ आता है, ये बॉडी इसी तरह आता है, ये मीन पोजीशन की तरफ आता है, तो आपको पता है इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पर आता है, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, ये डिक्रीज होती है। क्या होती है? शाबाश, डिक्रीज।
और आपको पता है कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज होती है तो इसमें एक्सेलरेशन भी डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि न्यूटन मामा ने कहा था, उसने फरमाया था कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अगर एफ डिक्रीज होगी तो एफ डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आता है तो यहाँ पर एफ डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब है दिस ऑप्शन इज पॉसिबल, ठीक है, समझ आ गई? हाँ, दोबारा सुनिए मेरी बात, शाबाश। As the body is moving toward the mean position, the acceleration, the force, the restoring force is decreased, acceleration decreases, and the velocity is increasing. So option number A is possible. इसमें हम possible options देखते हैं। चलो B की तरफ आते हैं। When acceleration is increasing, then velocity may decreases. अगर acceleration increase होती है, then velocity, ये भी मुमकिन है कि velocity decrease होती है। आपके ख्याल में कैसे मुमकिन है? इसके बिल्कुल 180 पर सोचिए, अगर एक बॉडी फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ जाता है तो जो ये बॉडी सी की तरफ जाती है यहाँ तक पहुँचता है, तो आप देखिए रेस्टोरिंग फोर्स, जो कि रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा के लिए मीन पोजीशन की तरफ होता है। जो रेस्टोरिंग फोर्स है मैंने आपको बताया ये तो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स मीन की तरफ होता है और ये बॉडी इधर आती है, तो बॉडी की यहाँ पर आने से का मतलब ये है कि रेस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज़ होती है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी पहुँचती है तो इसकी वेलोसिटी जो है ये डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी इज़ आल्सो पॉसिबल इन दिस सर्कुलर मोशन सिंपल पेंडुलम। ओके, समझ आ गई? और ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाइए, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन द वेलोसिटी, व्हेन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी में भी इंक्रीजेस। यस, इट इज़ वेरी सिंपल, ये तो पॉसिबल है। अगर किसी बॉडी पर फोर्स ज़्यादा लगता है तो इस पर एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। एक्सेलरेशन का मतलब है इसकी वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा आएगा, चेंज का मतलब ये ज़्यादा, अगर ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज आए का मतलब इसका इंक्रीज होगा। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायरेक्शन, अगर फोर्स का डायरेक्शन अगर सेम हो, अगर ये किसी बॉडी, मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन भी है ये है, तो दोनों कंडीशन में आप देखिए कि इफ फोर्स इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। एंड सिमिलरली ये C2 भी अब करेक्ट है, क्योंकि अगर एक बॉडी है ये मेरे पास, शाबाश, एक बॉडी इसी डायरेक्शन में मोशन करता है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में मोशन करता है और यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है। इस पर जो फोर्स लगा था, फॉर एग्जांपल इस पर जो फोर्स लगा था इनिशियली में, एक पहलवान ने फोर्स लगाया था, ये एक पहलवान है, पहलवान, ठीक है, इसने फोर्स लगाया था, 50 न्यूटन फोर्स लगाया था, फोर्स लगाया है। फिर एक पतला सा बंदा आ गया, मुझ जैसा कमज़ोर बंदा आ गया, इसने 30 न्यूटन फोर्स लगाया। तो इसके बाद यहाँ पर दूसरी कंडीशन में देखिए, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है, 50 न्यूटन फोर्स ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये फोर्स कम हो गया, एक्सेलरेशन भी कम हो गई, तो वेलोसिटी क्या होगा, ये भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। डी नंबर की तरफ आ जाए, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट स्टिल वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। व्हाट अ ग्रेट, यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। हाउ इज़ इट पॉसिबल? लिसन टू मी, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मेरे पास एक बॉडी है अर्थ, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप जानते हैं, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड के बराबर है। यस, एक बॉडी को यहाँ पर ये अर्थ की वजह से पैदा होती है, अर्थ, मैंने एक बॉडी को थ्रू किया, यहाँ तक मैंने थ्रू किया, और यहाँ पर वापस यहाँ पर ये बॉडी गिरती है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में बताया। एक बॉडी यहाँ ए बी और सी 3 पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है। ये बॉडी मैंने इसको फायर किया, ठीक है, ये इसमें यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी है, शाबाश, एक्सेलरेशन 9.8 में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वो अगर आप बॉडी की मोशन अपवर्ड है या डाउनवर्ड, दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए, अगर ऊपर बॉडी जाती है तो इसका मतलब है इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ये वाला कंडीशन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यस, इट इज आल्सो पॉसिबल। नीचे कंडीशन में देखिए, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट स्टिल वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यस, एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ नीचे के दौरान, यस कांस्टेंट है 9.8 है, और वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यस, इट इज आल्सो पॉसिबल। इट मीन दैट ऑप्शन नंबर एफ इज पॉसिबल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द गिवन अबव आर पॉसिबल। So all the conditions are possible. ओके, ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो अल्लाह आपको समझाए। और नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 3, MCQ नंबर 3 है, इफ द एरिया, हाँ, एन एरिया अंडर द AT ग्राफ रिप्रेजेंट्स,
तो मेरे ख्याल में आपको आपको आया होगा। ये तो आसान है। ये मेरे पास कौन कौन सी चीज़ के दरमियान कौन कौन सी चीज़ के दरमियान बात करते हैं? एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान। एरिया अंडर द एट ग्राफ, इसके दरमियान आपके ख्याल में ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मोशन करता है इसी डायरेक्शन में, मैंने इसको ड्रा किया। इसमें जो एरिया है, एरिया का मतलब ये है मैं ये वाला एरिया, ठीक है। एरिया जो एक्सेलरेशन और टाइम के ए टी ग्राफ, इस ये ए टी ग्राफ में जो एरिया बनती है ये कौन सी है आपके ख्याल में, कौन सी क्वांटिटी है? शाबाश, कौन मुझे बताएगा? हाँ, मैं बताऊं? ठीक है, आपकी मर्ज़ी। हाँ, मैं बताता हूँ, आप सुनिए। मेरे पास एरिया को फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है, एक साइड डिवाइड बाई दूसरा साइड, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये मेरे पास ट्राइंगल है, TRIANGLE। ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है हाफ बेस ज़रबे हाइट, इसके बराबर होते हैं, ठीक है। मेरे पास इसका बेस हो गया और ये इसका हो गया हाइट हो गया। शाबाश, ये हाइट ये आपके पास आएगा, एरिया ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू हाफ बेस किसके बराबर है? शाबाश, ये बराबर है टाइम के बराबर है। और हाइट किसके बराबर है? हाइट ये वाला पॉइंट, ये वाला मैं इसी ए को स्लाइड करता हूँ। मैंने स्लाइड किया, यहाँ तक आ गए, आप ये कंसिडर कीजिए, ठीक है। मैंने इसको स्लाइड किया, यहाँ पर मैंने ए लगाया, तो एरिया ऑफ ए टी ग्राफ इज इक्वल टू हाफ टी, और ए किसके बराबर होता है? द चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड टाइम, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एरिया अंडर द ए टी ग्राफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल वी। हाफ ऑफ डेल वी का मतलब ये है कि एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी, किसके बराबर होता है? चेंज इन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये नहीं है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में डिस्कस करता हूँ। ओके, और नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 है कि इफ एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, वी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी। ये क्या कहते हैं यार? ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास वेलोसिटी है, इसका जो एरिया बनते हैं, एरिया, पहली बात तो ये है कि इसके दरमियान जो एरिया इसमें जो एरिया बनती है, यहाँ पर ये वाला एरिया, इसको मैं शेड करता हूँ रेड बॉल पेन से। ये वाला एरिया, पहली बात तो ये है कि एरिया हमें कौन सी क्वांटिटी देती है, इसके बाद देखेंगे। शाबाश, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ हमें कौन सी क्वांटिटी देती है? चेंज इन द वेलोसिटी। शाबाश, एटी वीटी ग्राफ वीटी ग्राफ का मतलब ये है कि हाफ ऑफ वी मल्टीप्लाइड बाय टी। शाबाश, ये वाला है। और आपको पता है कि वी टी एस डिवाइडेड बाई टी किसके बराबर होता है? डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वी। तो मैं लिख सकता हूँ कि एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। इसका मतलब है वी मल्टीप्लाई बाई टी हमारे पास बराबर होता है एस डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो एरिया ऑफ दी वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है ये बराबर होता है किसके बराबर होता है? डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, इसके बराबर होता है, ठीक है। एरिया कवर्ड, एरिया under the VT graph represents the displacement covered, area under the AT graph represents the change in the velocity। okay, अभी इधर आ जाइए। area, if area of velocity time graph is equal to the distance covered, then the acceleration of the body will be। आला, ये क्या, कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? इसको सोच कीजिए, इस पर सोच कीजिए, इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। शाबाश, ये किताब वाले ने फरमाया है कि अगर हमारे पास इसी तरह मेरे पास एक ग्राफ मैंने बनाया, इधर देखिए, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। इसमें मैंने यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, इधर देखिए, इसका जो एरिया है, ये मैं एरिया ले सकता हूँ इसका। ज़्यादा स्टूडेंट के जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि सर आपने तो ये लाइन इसी तरह ड्रा किया, इस लाइन का मतलब ये, आपको पता है कि वी टी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? वी टी ग्राफ का स्लोप के बारे में बात करता हूँ, ये हमारे पास एक्सेलरेशन देता है। या इसमें स्लोप है? नो, इसमें स्लोप ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब है कि वेलोसिटी क्या है? शाबाश, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इधर देखिए, शाबाश, जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है,
वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है, तो मैंने क्या कहा है साहब, हाँ सवाल ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर आप एरिया फाइंड कीजिए। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास, आपको पता है कि वी टी ग्राफ का एरिया। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात बताता हूँ, आप सुनिए। शाबाश, वी टी ग्राफ का एरिया हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस कवर्ड। शाबाश, ये तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया। ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी हमें देती है? डिस्टेंस कवर्ड क्वांटिटी देती है। अगर यहाँ पर आपको आपसे पूछता है, अगर वी टी ग्राफ का जो एरिया है ये, अगर ये डिस्टेंस कवर्ड के बराबर, ये मुकम्मल डिस्टेंस कवर्ड के बराबर हो जाए, तो आपके ख्याल में ये कौन सा मोशन होगा? शाबाश, इसी पहले कंडीशन में देखिए, इससे मैंने एरिया फाइंड किया डियर स्टूडेंट्स, किया गया। शाबाश, एरिया इज इक्वल टू, इससे एरिया फाइंड कीजिए। शाबाश, इससे एरिया आपके पास आएगा टाइम, दोबारा फाइंड कीजिए। अगरचे मैंने पहले फाइंड किया, याद रहे, अगर किसी स्टूडेंट को समझ आए, इसको मैंने फाइंड किया, एरिया इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाई वी, टी मल्टीप्लाई हाफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई वी, दासरा इसी तरह है। तो आपके पास आएगा हाफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई, टी मल्टीप्लाई बाई वी किसके बराबर होता है? शाबाश, टी मल्टीप्लाई बाई वी एस के बराबर, हाफ ऑफ एस के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एरिया, तो हमारे पास वी टी का जो ग्राफ है ये तो डिस्प्लेसमेंट कवर के बराबर है, लेकिन हाफ ऑफ के बराबर है, हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर के बराबर है। यहाँ पर देखिए वी टी, इधर देखिए टी मल्टीप्लाई बाई वी, टी मल्टीप्लाई बाई वी मतलब ये हमारे पास बराबर हो गया फुल डिस्प्लेसमेंट, ये एस के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है ये फुल डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, फुल डिस्टेंस के बराबर, फुल डिस्टेंस कवर्ड के बराबर। हाफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास फुल ट्राइंगल है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने हाफ इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफ जो है ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हाफ के बराबर होता है, और यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल फुल डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। यहाँ पर सवाल आपसे पूछता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया हमारे पास देता है, डिस्टेंस कवर देता है, अगर ये फुल डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए, इस ये वाला कंडीशन आपसे पूछता है, ये फुल डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए, तो आपके ख्याल में मोशन कौन सा होगा? ये मोशन होगा ना, ये वाला होगा ना, और क्या हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर के बराबर है, ये तो फुल डिस्टेंस कवर के बराबर है। अगर फुल डिस्टेंस कवर के बराबर हो गया वी टी ग्राफ का एरिया, तो आपके ख्याल में कौन सा मोशन होगा? डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि इसका स्लोप का स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ये है, इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो को हम कांस्टेंट कह सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो यहाँ पर है, लेकिन इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, नॉट इनफ डेट इन्फॉर्मेशन, ये भी इनफ तो है क्योंकि हमारे पास तो मौजूद है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात? सोचिए मैंने क्या बोला, दोबारा सोचिए। अगर दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूं कि इसका जो वी टी ग्राफ का जो एरिया है, शाबाश, अगर ये हाफ ऑफ डिस्टेंस के बराबर होगा, तो कौन मुझे जवाब देगा? ये कौन सा मोशन होगा? ये ऐसा मोशन होगा, इधर देखिए, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्या मोशन होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, समझ आ गई बात? शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल है कि इफ़ द एरिया अंडर द वी टी ग्राफ इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। हाँ, ये तो मैंने पहले किया। अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपके साथ डिस्कस किया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में तो मैंने आपको बताया कि अगर वी टी ग्राफ का एरिया ये एक ही किसी में क्या, इफ़ द एरिया अंडर वी टी ग्राफ इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड देन ए इज़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है। हाँ, आई एम रियली सॉरी, इससे पहले मैंने जो सवाल किया मेरे पास, आप देखिए, इधर देखिए, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ़ द वी टी ग्राफ इज़ इक्वल टू हाफ, यहाँ पर हाफ का वर्ड इस्तेमाल किया है, आई एम सॉरी, मुझसे भूल गया था। यहाँ पर इफ़ द वी टी ग्राफ, अगर वी टी ग्राफ से जो ये हाफ ऑफ द एस के डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, ये वाला है हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वी टी ग्राफ का जो एरिया ये हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए, तो आपके ख्याल में कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? ये वाला ग्राफ, ये वाला मोशन है, ये वाला। अभी ये हाफ के बराबर है ना, क्योंकि ये तो हमारे पास ट्राइंगल है, तो ये मोशन हमारे पास एक्सेलरेटेड है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ओके, चलो, इसके बाद है क्वेश्चन MCQ नंबर 5 है, और MCQ नंबर 5 तो इसी तरह है जो मैंने इससे पहले आपके साथ डिस्कस किया कि अगर वी टी ग्राफ का जो एरिया है ये मुकम्मल डिस्टेंस के, अगर ये फुल डिस्टेंस के बराबर हो गया, तो आपके ख्याल में एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इधर मैं दोबारा ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास टाइम है, ये वेलोसिटी है। यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रा किया, मैं दूसरा मार्कर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है,
यहाँ पर अभी मैं एरिया को फाइंड करता हूँ, ये हमारे पास एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास अभी वी टी ग्राफ का जो एरिया है डियर स्टूडेंट्स, अभी आसान है, वेट कीजिए। हाँ, तो सवाल नंबर 5 के मुताबिक ये फाइंड करना है कि सवाल नंबर 5 है कि वी टी ग्राफ का एरिया ये फुल डिस्टेंस के बराबर हो गया, मतलब ये फुल अभी है ना, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ हो गया, मतलब वेलोसिटी हो गया। ये हमारे पास फुल रेक्टेंगल है, तो वी टी ग्राफ का एरिया किसके बराबर हो गया, फुल डिस्टेंस के बराबर हो गया। तो आपके ख्याल में इसी मोशन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये कौन सा मोशन है? ये ऐसा मोशन है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन में ज़ीरो का मतलब है क्योंकि एक वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ये हमें एक्सेलरेशन देता है, और यहाँ पर तो स्लोप नहीं है, क्योंकि वेन एवर द लाइन इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन सो द स्लोप इज इक्वल टू जीरो, कीप इट इन माइंड। But and whenever the line is parallel with the vertical axis, then the slope is infinity. Infinity मतलब सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसी कंडीशन में हमारे पास तो लाइन जो है ये बिल्कुल पैरेलल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो यहाँ पर स्लोप जीरो, जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, सो दिस इज मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। आई डोंट नो, यस यू नो, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, MCQ नंबर 6 के फॉर द मूविंग बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर पॉसिबल, इसमें कौन सा एंगल पॉसिबल है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में? 0 पॉसिबल है, 90 पॉसिबल है, 180 ऑल पॉसिबल है। आपके ख्याल में कौन सा पॉसिबल है? मेरे ख्याल में तो मुझे पता है, आपको भी पता होगा, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बताऊँ? सुनिए, शाबाश। हाँ, चलो मैं इसको ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है मेरे पास, एक कार है, ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में, इसी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। एक पहलवान ने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो फोर्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन तो सेम हो गया। और न्यूटन ने फरमाया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल मुमकिन है, ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान ज़ीरो एंगल मुमकिन है, ये तो मुमकिन है, ठीक है। दूसरी की तरफ आ जाइए, शाबाश। 90 मुमकिन है, 90, यस 90 इज़ आल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। ये मेरे पास एक बॉडी है, मैंने इसको एक बॉडी है, मैंने इसको थ्रेड के साथ अटैच किया है और मैं इसको रोटेट करता हूँ इसी तरह, ठीक है, इसको मैं रोटेट करता हूँ इसी डायरेक्शन में। तो याद रखिए इसी रोटेशन के दौरान जो ये बॉडी मोशन करता है, तो इसी यहाँ पर पहुँच इस बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन यही है, ठीक है, यहाँ पर पहुँच इस बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर पहुँच इस बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहुँच इस बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स इसी थ्रेड की वजह से, इसी वायर की वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगा है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मामा फोर्स। कौन सा मामा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल मामा फोर्स, जो कि F=mv² डिवाइड बाई r के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है ये बराबर होता है v² डिवाइड बाई r के बराबर। यहाँ पर एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, इसका मतलब है ये हमारे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये हमारे पास एक्सेलरेशन। इसी तरह यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो दिस इज़ आल्सो पॉसिबल, ठीक है, 90 एंगल भी पॉसिबल है। हाँ, और तीसरी बात यह है कि 180 कब होगा? 180 पॉसिबल है, हाँ, यस 180 भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इधर देखिए ये स्टूडेंट्स, ये वाला मोशन जो है ये क्या कहते हैं इसको यार, पेंडुलम वाला मोशन में आप देखिए, ये हमारे पास बॉडी है, ये बॉडी के वेलोसिटी का जो है ये पॉइंट, इन दो पॉइंट के दरमियान मोशन करता है, कि ये ए और सी के दरमियान मोशन करता है। तो बॉडी जो इसी डायरेक्शन में जाता है, तो इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी है, मतलब ये हो गया ज़ीरो एंगल। लेकिन जो ये बॉडी मीन पोजीशन से अभी एक्सट्रीम पोजीशन, दूसरी एक्सट्रीम की पोजीशन की तरफ चलता है, तो यहाँ पर आप देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन तो यही हो गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा वही इसका वेलोसिटी होगा। लेकिन फोर्स इसी डायरेक्शन में है, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है ना, रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होता है हमेशा। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन अगर ये हो गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा, यही होगा। तो इन दोनों में वेलोसिटी का डायरेक्शन ये और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये, तो 180 भी पॉसिबल है, ठीक है। मतलब कहने का ये हो गया कि सब टोल मुमकिन है जी, हाँ, ऑल आर पॉसिबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप सुनिए
कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों में ज़ीरो एंगल भी पॉसिबल है, 90 एंगल भी पॉसिबल है, 180 भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर 80 आप पहले कंडीशन के मुताबिक देखिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर सेम हो, जिस तरह ये पहलवान ने फोर्स लगाया है इस गाड़ी पर, तो इसी कंडीशन में एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। क्या हो जाएगी? मतलब ये है कि ज़ीरो अगर इवन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, देन द स्पीड या द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। वेन एवर द एंगल बिटवीन देम इज़ 90, इसी कंडीशन में 90 है, ठीक है, इसी कंडीशन में 90 है, तो 90 कंडीशन में इसका एक्सेलरेशन, इसका वेलोसिटी क्या होगा? शाबाश, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जिसको आप यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। 180 का मतलब अगर बॉडी स्ट्रीम की तरफ चलता है तो इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये मीन पोजीशन की तरफ है, ये इसी वजह से इसकी वेलोसिटी जो बॉडी एक्सट्रीम की तरफ चलती है तो इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज़ होती है। तो 180 में वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, यहाँ पर कांस्टेंट होती है, यहाँ पर इंक्रीज़ होती है। और आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, मैं थोड़ा सा मेरा मूड ठीक नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके देखेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं और टॉपिक्स को मैं एक ही लेक्चर में डिस्कस करूं, बहुत से ज़्यादा टॉपिक को डिस्कस करूं, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स यही पूछते हैं और यही मुझे इंसिस्ट भी यही करता है, इसरार करते हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, लेकिन मेरी मसरूफियात की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि इंशाल्लाह आपकी एनएमडी कैट टेस्ट से पहले मैं ये क्लासेस ख़त्म करूँगा और साथ साथ मैं इंशाल्लाह संडे टेस्ट भी लूँगा। संडे टेस्ट का मतलब ये है कि जितना काम हमने किया इन पिछले हफ्ते में, जितने लेक्चर्स किए, इसमें इंशाल्लाह मैं अनसीन क्वेश्चंस जो कि मैंने किए हैं, इसके अलावा मैं आपके से क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। और क्वेश्चन डिस्कशन का मतलब है ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि डिफ़िकल्ट होंगे, प्रीवियस पेपर्स से मैं इंशाल्लाह इसी के मुताबिक बनाऊँगा और ईटा के मुताबिक और सब पेपर से मैं कलेक्ट करूँगा, तो वही टेस्ट इंशाल्लाह फिर आपको सेंड करूँगा, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा, ठीक है। जो बंदे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं मैं इसमें सेंड करूँगा और साथ साथ इसी टेस्ट को मैं इंशाल्लाह इसका की भी इसी दिन में शेयर करूँगा, जिस तरह मैंने पहले संडे टेस्ट में सेंड किया था। और इसी संडे टेस्ट का रिज़ल्ट आप ख़ुद डिफ़ाइन करेंगे कि आपने कितने मार्क्स ली, आपने कहाँ तक इसको याद किया है, और फिर इसका डिस्कशन भी, इसी संडे टेस्ट का डिस्कशन भी मैं ख़ुद करूँगा इंशाल्लाह, इसी वीडियो को अपलोड करूँगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आप वीडियोज़ और ये मेरी टॉपिक्स और ये मेरी MCQs आपको समझ आई होगी। मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करूँ और आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा दूँ, ठीक है। दुआओं, अपने ख़ास दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। वो भी मेरा कुछ एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, इनके रिज़ल्ट आने वाले हैं, इनमें इसके लिए हमेशा के लिए मुझे दुआ कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।